हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, जिसमें प्रदीप्ति संबंधित कुछ नियम और कुछ फैक्टर्स की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रदीप्ति संबंधित कुछ फैक्टर। तो उनमें आपके एक आता है अवशोषण गुणांक, एक आता है परावर्तित गुणांक, इसके अलावा एक आता है आपके ट्रांसमिशन, जिसको आप बोलते हो पारेषण। तो इन सभी जो गुणांक है इनको हम एक ही डायग्राम के द्वारा देखते हैं कि उसके द्वारा तीनों की परिभाषा को कैसे सिद्ध किया जा सके। तो देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं, यदि मेरे पास ये क्या है, टॉर्च है, इस टॉर्च की सहायता से यहां से क्या किया जाता है, प्रकाश डाला जा रहा है। ये क्या है, प्रकाशीय स्रोत। इस प्रकाशीय स्रोत द्वारा किसी तल, ये क्या है आपका प्रकाशित तल, इस प्रकाशित तल पर यहां पर क्या डाली जा रही है, प्रकाशीय किरणें डाली जा रही है। इस प्रकाशीय किरणें डाली जाएगी तो ये यहां से क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट मतलब बोलते हैं परावर्तित। ये कौन सी किरणें हैं, परावर्तित किरणें। यहां पर जो आ रही है, देखिए यहां पर ये किरणें आएगी तो प्रकृति में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं है जो प्रकाशीय किरणों को अवशोषित नहीं करता हो। यहां पर जो भी प्रकाशीय आप क्या लोगे, प्रकाशीय तल के रूप में कोई भी पदार्थ लोगे, प्रकाशीय तल, जो प्रकाशीय तल काम में ले रहे हो वो प्रकाशीय तल कोई से भी पदार्थ का हो सकता है। सभी पदार्थ क्या करते हैं, प्रकाशीय किरणों को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करके ये क्या करते हैं, परावर्तित कर देते हैं प्रकाशीय किरणों को। और यहां से जो प्रकाशीय किरणें निकलती है, इस प्रकाशीय स्रोत द्वारा जो प्रकाशीय किरणें निकलती हैं उनको हम कहते हैं आपतित किरणें। आपतित किरणें यानी यहां से जो किरणें जा रही है उन किरणों को आप कहोगे आपतित किरणें। अब आपको पता है यहां माध्यम है, ये क्या है, माध्यम। इस माध्यम में आपकी क्या हो सकती है, माध्यम के रूप में क्या हो सकता है आपके, वायु, धूल मिट्टी के कण, तो ये जो माध्यम है इसके माध्यम से क्या होगा, ये प्रकाशीय स्रोत जो है यानी प्रकाशीय किरणें यहां से गुजरेगी प्रकाशित तल तक। तो यहां पर ये माध्यम क्या करता है, यहां पर वायु, धूल मिट्टी के जो कण है वो इन प्रकाशीय किरणों के मार्ग में क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं। और बाधा उत्पन्न करने के बाद क्या होती है, यहाँ पर कुछ किरणें पहुंचती है। यानी इस माध्यम के द्वारा देखो यहां से जो किरणें निकल रही है, कुल किरणें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं यहां से 100 ल्यूमन, कितना ल्यूमन, 100 ल्यूमन क्या हो रहा है, यहां से प्रकाशीय किरणें निकल रही है। और यहां पर माध्यम द्वारा 5 ल्यूमन क्या कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया। माध्यम द्वारा क्या कर लिया गया, अवशोषित, मतलब इसको नष्ट कर दिया गया है। यहां से अब इसके बाद में आप बात करोगे तो यहां पर कितनी, 95 ल्यूमन क्या हो रहा है, प्रकाश यहां पर पहुंच रहा है। जो 95 ल्यूमन यहां पर प्रकाश पहुंच रहा है, यह आपका होता है पारेषित फ्लक्स। और यहां पर जब इस जो आपका ये प्रकाशित तल है, इस प्रकाशित तल पर यहां पर टकराने के बाद जो किरणें निकलती है उन्हें आप क्या कहते हो, परावर्तित किरणें। देखो यहां से 95 ल्यूमन पहुंच गया, उसके बाद में देखो ये प्रकाशित तल क्या करेगा, इन प्रकाशित किरणों को अवशोषित करता है। यहां इस तल द्वारा क्या की जाती है, प्रकाशित किरणों का अवशोषण। यहां पर क्या होता है, अवशोषण का मतलब होता है इनको सोख लेना, इनको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। तो 95 से फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि यहां से आप क्या कर रहे हो, तो अगर 10 भी मालूम है, 10 ल्यूमन यहां पर क्या कर लिया गया है, अवशोषित कर लिया गया है। तो यहां पर 10 अवशोषित करने के बाद 95 से अगर 10 अवशोषित कर ली गई है तो यहां पर जो बल रेखाएं जो रिफ्लेक्ट होगी, वो रिफ्लेक्ट जो किरणें होगी वो कितनी होगी आपकी, 10 अगर इसमें क्या कर दिए जाए, 10 घटा दिए जाए तो कितनी बचेगी, 85। तो जो 85 ल्यूमन है वो आपका क्या होगा, परावर्तित किरणें। अब देखो मैं जो सारे गुणांक के इनके क्या फॉर्मूलेज बनाता हूं, या इनकी देखो ये क्या होता है, आउटपुट और इनपुट का ये अनुपात होता है। जो जितने भी गुणांक होते हैं
वो आउटपुट और इनपुट का ही क्या होता है, अनुपात होता है, इनका रेशियो होता है, ठीक है। अब जो अवशोषण गुणांक है तो सीधी सी बात है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अवशोषित किरणों की बात कर रहा हूँ, अवशोषित प्रकाश और यहाँ से कोई जो प्रकाश डाला जा रहा है जिसको आप आपतित किरणें बोल रहे हो, आपतित प्रकाश बोल रहे हो, इनका जो अनुपात होगा ये तो इनपुट हो गया इसका, और ये इसका क्या हो गया, अवशोषण के रूप में आउटपुट। तो यहाँ पर जो अवशोषण गुणांक का फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर अवशोषित फ्लक्स और यहां से क्या दिया जा रहा है, आपतित फ्लक्स का जो अनुपात है वही क्या कहलाएगा, आपका अवशोषण गुणांक कहलाएगा। इसी प्रकार आपको अगर परावर्तित फ्लक्स की, परावर्तित गुणांक की क्या बनानी है, परिभाषा बनानी है, तो यहाँ पर जो इसका किसका अनुपात होगा वही आउटपुट और इनपुट। तो परावर्तन के रूप में अपने पास कितनी ल्यूमन आ रही है, 95 ल्यूमन। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, परावर्तित फ्लक्स, परावर्तित फ्लक्स और किसका अनुपात, ये आपका माध्यम है इधर, और किसका अनुपात, यहां से टोटल जो किरणें इनपुट के रूप में दी जा रही है, यहां पर क्या आ जाएगा आपका आपतित फ्लक्स। तो यहां पर जो इसकी परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, परावर्तित फ्लक्स और आपतित फ्लक्स के अनुपात को ही क्या कहते हैं अपन, परावर्तित गुणांक। इसके अलावा अगर पारेषण गुणांक की बात की जाए, देखो जो पारेषण गुणांक होता है वो भी आउटपुट और इनपुट का अनुपात होगा, लेकिन पारेषण के रूप में तो बल रेखाएं कितनी आ रही है, कितने ल्यूमन आ रही है, 95 ल्यूमन। तो यहां पर भी क्या आएगा, पारेषित फ्लक्स और आपतित फ्लक्स का जो अनुपात है वही आपका क्या कहलाता है, पारेषण गुणांक कहलाएगा। अब देखो इनको अगर न्यूमेरिकल तौर पर देखा जाए तो देखते हैं, अवशोषण गुणांक होगा, देखो अवशोषण गुणांक, अवशोषित कितनी की जा रही है यहाँ पर 10 ल्यूमन, और आपतित कितनी की जा रही है 100 ल्यूमन। ल्यूमन से ल्यूमन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको पता चल गया होगा जितने भी गुणांक है उनके कोई मात्रक नहीं होते, यानी जो भी फैक्टर निकाले जाते हो, चाहे आपके फ्यूजिंग फैक्टर हो, ठीक है, चाहे आपके अवशोषण गुणांक हो यानी अपरावर्तित गुणांक हो, पारेषण गुणांक हो, कोई सा भी गुणांक हो, उसमें आपका कोई मात्रक नहीं होता। अब देखिए इसका गुणांक निकालते हैं, यहाँ पर आप 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बच गया 0.1, ठीक है। इसके बाद में परावर्तित गुणांक की बात करते हैं, देखिए परावर्तित जो गुणांक है वो निकालते हैं। परावर्तित फ्लक्स तो कितना हो रहा है यहाँ पर 95 ल्यूमन, और अवशोषण आपतित कितना हो रहा है 100 ल्यूमन। तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आएगा 0.85 ओनली, ल्यूमन से ल्यूमन यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा पारेषण गुणांक की बात कर लेता हूँ, तो पारेषण गुणांक के रूप में देखो पारेषण तो कितनी हो रही है यहाँ पर बल रेखाएं 95 ल्यूमन, और आपतित कितनी हो रही है 100 ल्यूमन, ल्यूमन से ल्यूमन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कितना आया 0.95। तो यहाँ पर ये तीन गुणांक बताए हैं जो मैंने, इन सभी का मान इकाई से हमेशा क्या रहता है, कम। इन सभी का मान क्या होगा, इकाई से कम। तो इसके बारे में जो प्रश्न पूछा जाता है, ये 3 प्रश्न होते हैं, देखो इनके आप इनके क्या पूछ सकते हैं, यहाँ पर फॉर्मूले पूछ सकते हैं कि किस किस का जो अनुपात है वो किस, जैसे अवशोषण गुणांक का अनुपात, अवशोषण गुणांक किसे कहेंगे, तो अवशोषित फ्लक्स और आपतित फ्लक्स के अनुपात को आप क्या कह सकते हो, अवशोषण गुणांक कह सकते हो। परावर्तित गुणांक किसे कहोगे, परावर्तित फ्लक्स और आपतित फ्लक्स के अनुपात को। और पारेषण गुणांक किसे कहोगे, पारेषित फ्लक्स और आपतित फ्लक्स के अनुपात को ही क्या कहते हो, पारेषण गुणांक। इसके बाद में अगर बात करें कि इनका मान जो है वो हमेशा कितना रखा जाता है, तो आपको पता लग गया होगा, इनका मैंने मान निकाल कर देखा, देखो इसका 0.1 आ रहा है, इसका 0.85 आ रहा है, इसका 0.95 आ रहा है। तो हमेशा जो इनका मान होता है वो हमेशा इकाई से कम आता है। अब नेक्स्ट जो बात करते हैं वो देखिए प्रदीप्ति से संबंधित कुछ नियम, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन। देखिए सबसे पहला जो नियम है आपका वो आता है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। नाम से ही पता चल रहा है व्युत्क्रम वर्ग, व्युत्क्रम वर्ग का मतलब क्या हो गया, उल्टा वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होता है स्क्वायर, यानी जो दूरी होती है उसके वर्ग में क्या होती है, विलोमानुपाती, मतलब जो प्रदीप्ति पैदा होती है, ई जो होता है उसकी जो प्रदीप्ति तीव्रता होगी उसके तो क्या होगी समानुपाती, ई का मतलब तो क्या है यहाँ पर प्रदीप्ति, और ये किसके समानुपाती होती है, प्रदीप्ति तीव्रता के।
और दूरी का जो वर्ग होता है उसके वर्ग की क्या होती है, विलोमानुपाती। दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती। देखिए ये नियम भी यही कहता है, इस नियम के अनुसार प्रकाशीय स्रोत द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति। देखिए मैं यहां पर देखो, यहां पर क्या बनाता हूं, ये अपना क्या है, ये यहां पर देखिए ये प्रकाशित तल है। इसके बाद में दूसरा प्रकाशित तल की बात की जाए, उसके बाद में ये आपका तीसरा प्रकाशित तल हो गया। ठीक है, ये आपका तल A1 है, ये A2 है, ये तल आपका A3 है। अब देखिए ये जो यहाँ पर एस जो नाम दिया, ये आपका क्या है, प्रकाशीय स्रोत। इस प्रकाशीय स्रोत द्वारा यहाँ से क्या निकल रही है, प्रकाशीय किरणें निकल रही है। सबसे पहले अगर मैं इस तल की बात करूँ तो यहाँ से जो दूरी है, देखो मैंने इसको समान समान दूरी पे डिस्टेंस पे रखा है। जैसे यहाँ पर दूरी मान लेते हैं D, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की D हो गई। तो यहाँ से अगर बात की जाए इस तल तक की, तो यहाँ तक क्या होगी 2D, और यहाँ से तीसरी वाली जो है तल है उसकी क्या होगी 3D। तो इस प्रकार जो तीन तल रखे हैं मैंने, एक तल की प्रदीप्ति निकालेंगे सबसे पहले, फिर दूसरे तल की निकालेंगे, तीसरे तल की निकालेंगे। अगर तीनों तलों पर मैं प्रदीप्ति ज्ञात करना चाहूँ, तीनों का जो अनुपात है वो देखो 1:2:3 के अंदर। देखिए कैसे, अगर बात की जाए सबसे पहले एक तल की, तो एक तल की प्रदीप्ति ज्ञात कैसे की जाए, एक तल की प्रदीप्ति कैसे निकाली जाए। तो देखो आप सबने पढ़ा है, अगर मैं इसका एरिया की बात करूं, एरिया कैसे निकाल सकता हूं, एरिया अगर निकालने की बात की जाए तो एरिया कैसे, एरिया देखो चौकोर जो यहाँ पर एरिया दिया गया है, और सीधी सी बात है यहाँ पर प्रकाशीय किरणें आ रही है, और प्रकाशीय किरणें क्या हो रही है, यहाँ पर ये ठोस कोण जो है आपका, तो यहाँ पर आप सभी जानते हो जो ठोस कोण होता है, ठोस कोण, ठोस कोण को अपन किससे दिखाते हैं, ओमेगा से। और ओमेगा बराबर यहाँ पर देखिए जो तल है आपका, तल का क्षेत्रफल, तल का क्षेत्रफल क्या होता है A, ठीक है। और यहाँ पर जो दूरी है, देखिए ठोस कोण अगर मैं किसी गोले में लेता तो वहां पर त्रिज्या ली जाती, अर्धव्यास लिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो तल है वो कैसा है, समतल है। लेकिन यहाँ पर जो ठोस कोण है उसको निकालने के लिए क्या लिया जाए, तो यहाँ पर ली जाती है डिस्टेंस, इसको आप बोलते हो दूरी, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या होता है, गोले का क्षेत्रफल और उसकी त्रिज्या का क्या होता है, वर्ग का जो अनुपात होता है उसको अपन क्या कहते हैं, ठोस कोण। तो यहाँ पर जो त्रिज्या है उसके स्थान पर यहाँ पर क्या लिया जाएगा, दूरी का वर्ग लिया जाएगा। अगर मैं तल फर्स्ट की बात करूं, इस तल फर्स्ट पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति निकालनी हो मेरे को, क्या निकालनी हो, प्रदीप्ति। तो प्रदीप्ति को आप पता है सबको, E लिखा जाता है। E इक्वल टू आपने पढ़ा है कि प्रदीप्ति क्या होती है, फ्लक्स और एरिया का जो अनुपात है वही क्या कहलाती है, प्रदीप्ति। तो यहाँ पर जो फ्लक्स निकाला, देखो फ्लक्स का इनका पता कैसे लगाया जाए, तो आप सबको पता है। देखिए एक कैंडला बराबर अपन ने क्या पढ़ा, एक कैंडला बराबर एक ल्यूमन प्रति स्टेरेडियन। स्टेरेडियन को मैं ऐसा से लिख देता हूं। तो यहां से अगर मेरे को ल्यूमन, या ल्यूमन क्या है, प्रदीप्ति का प्रदीप्ति फ्लक्स, अगर यहाँ का प्रदीप्ति फ्लक्स निकालना हो, यहाँ पर क्या निकालना हो मेरे को, प्रदीप्ति फ्लक्स निकालना हो, तो क्या किया जाए। अगर इसका सबसे पहले देखो मेरे को यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, तो प्रदीप्ति फ्लक्स निकालना पड़ेगा, और एक क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रदीप्ति फ्लक्स निकाला जाए, तो प्रदीप्ति फ्लक्स के लिए देखो मेरे को एक ठोस कोण की आवश्यकता पड़ेगी और एक प्रदीप्ति तीव्रता। ये किसका मात्रक होता है, प्रदीप्ति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडला। तो यहाँ पर जो स्टेरेडियन है ये तो इसके गुणा में आ जाएगा, ठीक है। स्टेरेडियन को किससे दिखाते हो, ओमेगा से। और कैंडला किसका प्रतीक है, ये यहां से भट्टे से मैंने यहां पर ले आया। स्टेरेडियन किसका प्रतीक है,
सॉरी कैंडला किसका प्रतीक है? प्रदीप्ति तीव्रता का। और प्रदीप्ति तीव्रता होती है उसको किससे लिखते हैं? आई से। और ल्यूमन किसका है? एफ। तो यहाँ पर जो प्रदीप्ति फ्लक्स है, प्रदीप्ति फ्लक्स बराबर क्या निकल कर आएगा? आई गुणा ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रदीप्ति फ्लक्स का देखो क्या निकल कर आया? प्रदीप्ति फ्लक्स, प्रदीप्ति फ्लक्स यानी एफ। एफ बराबर यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा? आई। आई क्या है? प्रदीप्ति तीव्रता, प्रदीप्ति तीव्रता इनटू यहां पर क्या आएगा? ओमेगा। ओमेगा क्या है? ठोस कोण। ठीक है, अब यहां से मेरे को क्या निकालना हो? सबसे पहले फर्स्ट वाले तल की, तल फर्स्ट का प्रदीप्ति अगर निकालना हो तो E इज इक्वल टू, आप सबको पता है क्या होता है? अगर E इज इक्वल टू निकालूंगा तो क्या होता है? F अपॉन A। अगर यहां से F निकाला जाए तो F बराबर यहां पर क्या है? I अपॉन I इंटू ओमेगा बटा, देखिए A का मतलब क्या है यहाँ पर? एरिया। तो यहाँ का एरिया फर्स्ट होगा। ये तल क्या है? छोटा है, फिर तल बड़ा लिया है, फिर तल उससे बड़ा लिया है। ये तल समान है मेरे पास और दूरी क्या कर दी मैंने? बढ़ा दी। ठीक है, एक को चीज को अपन स्थिर कर लेंगे। ठीक है, और क्या किया जाएगा? तल को यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा? तल का जो क्षेत्रफल है उसको स्थिर कर लिया जाएगा और दूरी को अलग अलग मान लिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्या आएगा? आपके एरिया। ठीक है, अगर तल 2 की बात की जाए, तल 2 की बात की जाए, यहाँ पर कितनी प्रदीप्ति होगी? तो उसको आप क्या बोलोगे? तल 2 के लिए की प्रदीप्ति, यहाँ पर क्या निकल के आएगा? E2। E2 बराबर क्या आएगा यहाँ पर? वही प्रदीप्ति तीव्रता इंटू ओमेगा एन ठोस कोण अपॉन यहाँ पर क्या आएगा? A2। यहाँ पर क्या है आपके पास? A1। ठीक है, इसी प्रकार आप A3 यानी तीसरे वाले तल की भी निकाल सकते हो। तीसरा तल का जो यहाँ पर प्रदीप्ति निकल कर आएगा, तल थर्ड का E3 निकल कर आएगा आपके पास I इंटू ओमेगा A3। तो यहाँ पर जो तीनों की प्रदीप्ति है वो इस प्रकार से क्या होती है? निकल कर आती है। अब देखो, अब मैंने क्या किया है? तीनों की प्रदीप्ति निकाल ली। अब उसके बाद में देखते हैं ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है। यहाँ पर तीनों जगह ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है? देखो ओमेगा बराबर अपन ने पढ़ा, अगर तल फर्स्ट का ठोस कोण निकालना हो तो A1 आ जाएगा, तल 2 का निकालना हो तो A2 आ जाएगा, और तल 3 का निकालना हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सीधी सी बात है। और दूरी भी साथ में साथ क्या होती जाएगी? देखो फर्स्ट की d स्क्वायर रहेगी, सेकंड की यहाँ पर क्या है? 2d है। सेकंड वाले तल की दूरी क्या है? 2d। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2d का स्क्वायर। और तल 3 की क्या हो जाएगी? 3d स्क्वायर। तो देखो मैं इसको यहाँ पर आपके नोट कर देता हूं। देखिए अगर अब बात की जाए, देखिए ई फर्स्ट के लिए मेरे पास क्या फॉर्मूला है? I इंटू ओमेगा A1। ठीक है, और ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? क्योंकि ओमेगा बराबर मेरे पास क्या फॉर्मूला है? A1 अपॉन d स्क्वायर ओमेगा फर्स्ट। ठीक है, ओमेगा फर्स्ट मतलब पहले वाले तल का ठोस कोण। तो इसकी जगह मैं क्या नोट कर सकता हूं यहाँ पर? A1 अपॉन d स्क्वायर। A1 से यहाँ पर A1 कैंसिल हो जाएगा, तो E1 जो फर्स्ट वाला तल है उसकी प्रदीप्ति का मान है वो कैसे निकाला जा सकता है? देखो I अपॉन में क्या बचा? d स्क्वायर। और अपन ने जो इस नियम को पढ़ा है वो नियम भी यही कहता है कि जो प्रदीप्ति होती है वो प्रदीप्ति की तीव्रता के तो समानुपाती होती है और दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होती है। अब ये कह दे कि दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो प्रदीप्ति तीव्रता पर सीधा ही कितना? 4 गुना का फर्क पड़ेगा। यहाँ पर प्रदीप्ति पर कितना प्रभाव पड़ेगा? 4 गुना। देखो फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर क्या निकाला जाए? अपन E2 निकाल लेते हैं। ये E2 बराबर क्या होगा? I अपॉन यहाँ पर A2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? ओमेगा 2 की जगह आप क्या लिखोगे? देखो I की जगह I और A2 की जगह एरिया, सेकंड वाले का एरिया इंटू ओमेगा 2। एंड ठोस कोण निकालना है, ठोस कोण का वही फॉर्मूला है A1। अगर दूसरे की निकाल रहे हैं तो यहाँ पर दूसरे का ही क्षेत्रफल वटा, और यहाँ पर क्या आएगा? दूरी का वर्ग। और दूरी दूसरे की देखो कितनी है? यहाँ से लेकर यहाँ तक 2d। तो 2d का यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, A2 से A2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। उसके बाद में क्या बचेगा? I अपॉन 2d का
स्क्वायर। अब इसको आगे अगर सोल्व करना हो तो आई की जगह आई, और देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और डी का स्क्वायर। देखो यहाँ पर दूरी सीधे कितने गुना बढ़ गई, दूरी देखो यहाँ पर जो प्रदीप्ति तीव्रता पर फर्क पड़ा वो कितना गुना पड़ा। अगर यहाँ पर दूरी 4 गुना बढ़ जाएगी तो प्रदीप्ति का मान 4 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगर E3 की बात करूंगा तो सीधा कितना फर्क पड़ेगा यहाँ पर 9 गुना का। तो तीनों की जो प्रदीप्ति आएगी मेरे पास, देखिए इनका जो अनुपात आएगा वो क्या निकल कर आएगा, I/d², अनुपात I/2d²। यहाँ पर अनुपात I/3d²। अगर आगे और तल निकालने हो तो यहाँ पर I/4d²। इस प्रकार से तीनों की प्रदीप्ति को अपन ज्ञात कर सकते हैं। एक ये अनुपात जो मैंने आपको निकाल कर दिखाया है इसी नियम से संबंधित है। अब देखो नेक्स्ट जो नियम है अपना वो कौन सा है, लैम्बर्ट-कोज्जा का नियम, जिसे अपन क्या कहते हैं, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ भी कहते हैं। देखिए इस नियम के अनुसार किसी प्रकाश स्रोत के द्वारा किसी प्रकाशित तल पर पहुंचने वाली प्रदीप्ति, देखिए ये मेरा एक क्या है, प्रकाशीय स्रोत है, प्रकाशीय स्रोत। इस प्रकाश स्रोत को मैं नाम देता हूं एस। इस प्रकाशीय स्रोत द्वारा क्या निकल रही है, किसी तल पर क्या डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं। ये क्या अपना प्रकाशित तल, यहां पर मैं क्या डालूंगा, इस पे प्रकाश डालूंगा। तो स्रोत से आने वाली प्रकाश किरण, अब देखिए मैं इस स्रोत से क्या डाल रहा हूं, यहां से प्रकाशीय किरण डाल रहा हूं। ये क्या हो गई अपनी प्रकाशीय किरण, किरण तथा अभिलंब। देखो अभिलंब जो होता है वो एक सीधी दूरी होती है, ठीक है। अभिलंब का मतलब 90 डिग्री जो एंगल बनता है तल से और प्रकाश स्रोत से बिल्कुल जो सीधी दूरी होगी। देखिए यहाँ से जो प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर जाएगा वो यहाँ पर ही वापस इधर ही रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा, मतलब ये सीधी दूरी है, इसको आप क्या कहोगे, अभिलंब। ये इसका क्या होता है, अभिलंब। ये आपका अभिलंब हो गया। अभिलंब के बीच बने कोण की कोज्या के समानुपाती होता है, यानी जो प्रकाश की किरण है और आपका जो अभिलंब है इन दोनों के मध्य का जो कोण है कोज्या है, ठीक है, उस कोज्या के क्या होता है, समानुपाती। किसका मान, प्रदीप्ति का मान। तो जो अपन ने पहला नियम पढ़ा व्युत्क्रम वर्ग का नियम, उस नियम में अपन ने क्या पढ़ा था कि जो प्रदीप्ति होती है वो प्रदीप्ति तीव्रता के समानुपाती और दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होती है। अब ये नियम क्या कहता है कि जो अभिलंब, अपन ने जो प्रकाशित तल पर क्या डाला है, प्रकाशीय किरण डाली है, इस प्रकाशीय किरण और इस अभिलंब के मध्य का जो कोण की कोज्या होती है, कोण की कोज्या, कोज्या हमेशा किसको बोला जाता है, कोसाइन को, यानी कोस थीटा को, ठीक है, इसके क्या होती है, समानुपाती। तो यहाँ पर ये क्या होगी, कोसाइन के समानुपाती हो जाएगी। अब देखिए ये तो हो गई थ्योरेटिकल बात। अगर प्रैक्टिकल तौर पर अभी देखें अपन, देखिए ये अगर मैं इस किरण को यहाँ से न डालकर थोड़ा ये अपना लंबा होता है यहाँ पर देखिए तल, और इसको मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूँ, देखो ये कोण बढ़ गया, तो आपको पता है इस तल पर प्रदीप्ति का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन प्रदीप्ति तो बढ़ जाएगी इस तल पर प्रदीप्ति, और अपना जो रूम है उसमें प्रकाश का मान भी फैला हुआ होगा, मतलब अपना सारे रूम में क्या हो जाएगा, प्रकाश फैल जाएगा आसानी से। यानी ये कोण ज्यादा होगा तभी क्या हो पाएगा, आसानी से प्रकाश फैल पाएगा, तो प्रदीप्ति वहां पर ज्यादा होगी। लेकिन यहाँ पर जो प्रदीप्ति तीव्रता का मान होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल की बात की जाए, वो प्रति इकाई क्षेत्रफल में यहाँ पर प्रदीप्ति तीव्रता का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। क्योंकि एक तो मैं अगर बात की जाए यहाँ पर अगर ये तल है अपना और यहाँ पर क्या किया जाए, इतने से तल पर ही इतनी प्रकाश की किरणें आ रही है, और अगर इसी से ये जितनी किरणें प्रकाश की किरणें थी अब उनको मैं इधर फैलवा डाल रहा हूँ, इतना फैलवा डाल रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो रहा है, देखो प्रकाशित तल है अपना, वहां पर प्रदीप्ति है, यानी प्रदीप्ति फ्लक्स जो है वो फैल कर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इतने क्षेत्र में बढ़ गया कि यहाँ पर प्रदीप्ति तीव्रता अगर इकाई क्षेत्रफल में निकालूंगा तो जितनी पहले यहाँ पर जितना फ्लक्स आ रहा था, प्रदीप्ति फ्लक्स आ रहा था, उतना नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखो इतना फैल गया, मतलब पहले अगर यहाँ पर 100 ल्यूमन आ रहा होगा, अब 100 ल्यूमन क्या हो चुका है, पूरे इस तल पर फैल चुका है। इसका मतलब यहाँ पर अब आएगा 20 ल्यूमन मान लीजिए, तो यहाँ की जो प्रदीप्ति का मान है वो प्रदीप्ति तीव्रता का मान वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ये होता है आपका लैम्बर्ट-कोज्जा का नियम। तो यहाँ पर यदि आप इस कोण में एंगल में वृद्धि करते हो अपने अभिलंब और प्रकाश की जो क्या होती है किरण के, देखो प्रकाश की किरण को आप तिरछा डालोगे तो वहां पर क्या होगा, प्रकाश फैल हुआ आएगा, क्योंकि वहां से रिफ्लेक्ट होकर भी वापस क्या होता है, फैलता है, तिरछा फैलता है, देखो टकराएगा,
देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं तो यहाँ से प्रकाश की किरण यहाँ डालूंगा तो इधर रिफ्लेक्ट होगा, फिर नीचे से रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, तो मतलब पूरा जो रूम है उसमें क्या होता है, आसानी से फैल जाता है। और भी अगर तिरछा करता है इस एंगल को, मैं यूं करता है इस तल पर, तो यहाँ से देखो इस प्रकार निकलता, यूं निकलता, देखो पूरे रूम में आसानी से फैल पाता। तो ये जितना एंगल आप यानी इस अभिलंब और प्रकाशीय किरण के मध्य जितना बड़ा एंगल रखोगे उतना ही क्या होता जाएगा, प्रदीप्ति का मान बढ़ता जाएगा। तो लैम्बर्ट जो कोज्जा का नियम है वो लैम्बर्ट ने दिया था, ठीक है, और उसने कहा कि जो प्रदीप्ति होती है वो प्रदीप्ति तीव्रता और दूरी, प्रदीप्ति तीव्रता के तो समानुपाती है और दूरी के वर्ग के विलोमानुपाती होती है, लेकिन जो अभिलंब और प्रकाशीय किरण है उसकी कोण के कोज्जा के मध्य भी क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी इस कोण में वृद्धि करोगे आप तो प्रदीप्ति के मान में भी क्या होती जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार अपना ये लैम्बर्ट कोज्जा का नियम है। आई होप हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। थैंक यू गाइस।